हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में बात करेंगे हम 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर है आरंभिक नगर हड़प्पा की कहानी, उसके बारे में। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 6th क्लास में जो हड़प्पा की कहानी का जो चैप्टर है इसमें थोड़ी बेसिक सी डिटेल है। अगर आप हड़प्पा के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इसके बारे में, तो मैंने 12th क्लास की जो वीडियो बनाई है उसमें हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको सिर्फ बेसिक जानकारी चाहिए इस चैप्टर की, तो हम यहीं से अपनी वीडियो देखेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा क्या है? सबसे पहले हड़प्पा एक नगर है, एक जगह का नाम है। ये जो हमें पता लगा कि हड़प्पा नामक जो जगह है वहाँ पर कभी कोई सभ्यता थी, कभी कोई जो है कुछ लोग वहाँ पर रहते थे, किस तरह का उनका जीवन था, वो क्या क्या काम करते थे, किस तरह से वो नदी किनारे रहते थे। और ये जो हड़प्पा है इसके अगर हम देखें तो ये सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये नगर बसा था। तो एक बार मैप में हम देख लेते हैं कि हड़प्पा है कहाँ। ये हमारा हड़प्पा है, अब जो है ये पाकिस्तान में है। पहले जब इसकी खुदाई की गई, जब इसको ढूंढा गया था, तब ये जगह भारत में ही आती थी। लेकिन जो है 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए तो ये पंजाब के पास ये एरिया पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में चला गया। तो सबसे पहले इस सभ्यता का जो नगर खोजा गया था, देखिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे जो नगर हैं वो खोजे गए, लेकिन इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक जगह पर, यहाँ पर जो है की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और भी बहुत सारे जो है नगर हैं, उनमें दो मेन थे, वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब जो है ये दोनों ही पाकिस्तान में है। हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। जॉन मार्शल जो पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी थे उनके नेतृत्व में। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी वो की गई थी 1922 में, राखलदास बनर्जी ने। तो ये दो मेन जो है नगर हैं, और भी बहुत सारे नगर हैं, उनके बारे में आगे हम देखेंगे। तो आप मैप में एक बार ये दोनों साइड्स देख लीजिए, यहाँ हड़प्पा है और यहाँ मोहनजोदड़ो। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिले। देखिए हमें कैसे पता चला इस सभ्यता का? इस सभ्यता का पता ऐसे चला कि हड़प्पा नामक जगह पर क्या हुआ कि रेल की लाइन पंजाब में, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। अब खुदाई का काम चल रहा था तो ज़मीन से जो इंजीनियर थे उनको कुछ ईंटें मिली, तो वो ईंटें उनको मिली, लेकिन जब तक वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि भाई यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी और उसके ये अवशेष हैं, उनको लगा कि भाई हो सकता है या जहाँ पर ईंटें बनती हैं, ईंटों के भट्टे वगैरह होते हैं, वो कभी दब गए होंगे और बहुत सारी ईंटें जो है वो यहाँ पर दबी पड़ी हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ईंटें वहाँ से निकाल ली और जो है रेलवे लाइन बिछाने में भी उनका प्रयोग किया। वो इस बात से अनजान थे कि यहाँ तो पूरी की पूरी सभ्यता है। जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जब खुदाई की, वहाँ से जब अवशेष निकाले, तब उनका जो है पता लगाया, तो वो ये पता चला कि यहाँ पर तो पूरी की पूरी सभ्यता थी। अब जो ये हड़प्पा है ये कौन सी जगह पर है? पाकिस्तान में है। मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, ये देखिए ये हड़प्पा यहाँ पर ये पाकिस्तान में है। पंजाब, यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, मैंने मैप में जो है पंजाब डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये जो रेड कलर में जो एरिया है ये पंजाब है। अब उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें वो इंजीनियर ले गए और उनसे क्या कर दिया, उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। जिससे क्या हुआ कि बहुत सारी इमारतें जो है वो नष्ट हो गई। देखिए उनको नहीं पता था कि ये कोई सभ्यता है, उनको लगा कि यह कोई खंडर है या ईंटें दबी पड़ी हैं, तो उन्होंने ईंटें निकाल ली। तो क्या हुआ, बहुत सारी इमारत जो है उस समय वो नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है।
1921 में जब दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की तब ये पता लगा कि ये खंडर नहीं बल्कि ये कोई पुराना शहर, पुराना नगर, पूरी की पूरी सभ्यता है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इसके बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया। कई जगह पर खुदाई की गई, वहाँ से अवशेष मिले, लेकिन नाम सबका क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो जगह खोदी गई थी जहाँ से अवशेष मिले थे वो हड़प्पा नामक जगह से जो है अवशेष मिले। इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम हमने रखा हड़प्पा सभ्यता। इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नगर कहाँ बसे हैं, सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान में जो सिंधु नदी बहती है वहाँ पर ये नगर बसा हुआ था। और इनका निर्माण कब हुआ था? ये सभ्यता के जो नगर हैं इनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब हम देखेंगे कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, किस तरह से ये नगर बसे हुए थे। इन नगरों में कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था इनको। एक था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। देखिए, नगर को 2 भागों में बांटा गया था, एक को पश्चिमी भाग कहा गया, एक को पूर्वी। जो पश्चिमी भाग था वो था ऊंचाई पर बना था और जो पूर्वी भाग था वो क्या था, नीचे इलाके थे। आप इमेज में देख सकते हो इस तरह से ये नगर के जो है हमें अवशेष मिले। एक है ऊंचाई पर, एक कुछ भाग है, कुछ आप नीचे देख सकते हो। तो ऊंचाई पर जो भाग था वो पश्चिमी भाग था और जो पूर्वी भाग था उसको बोला गया है निचला इलाका। ऊंचाई वाले भाग जो है भागों को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग। देखिए, दुर्ग का मतलब है क्या होता है, जो ऊंचाई पर जो जगह होती है। और निचले हिस्से को बोला गया निचला नगर। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। पश्चिमी भाग है वो है नगर दुर्ग और जो पूर्वी भाग है वो कौन सा है, निचला नगर। दोनों हिस्सों को जो है 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई है। देखिए, दोनों ही जो हिस्से हैं उनकी 4 दीवारी की गई है पक्की ईंटों के द्वारा। अब उनकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। अगर उस समय की हम बात करें ईंटों की तो वो ईंटें आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम आज की बनाई हुई ईंटों को देखो तो वो क्या है, 200-400 साल बाद क्या होगा, ख़राब हो जाएंगी। लेकिन इतने हज़ारों सालों के बाद भी सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी वो आज भी सुरक्षित हैं। अब दीवार बनाने के लिए ईंटें क्या की गई थी, चिनाई इस तरह से की गई थी कि वो दीवार जो है खूब मजबूत रहे। उनकी चिनाई मतलब दीवार को बनाने का जो तरीका होता है, तो उनकी चिनाई इस तरीके से की गई थी कि वो खूब मजबूत रहे वो दीवार। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे क्या कहा गया है, महान स्नानागार। देखिए, जो पश्चिमी जो हमने देखा, जो ऊंचाई पर जो हिस्सा है नगर दुर्ग, उसमें कुछ इमारतें हैं। वो क्या है, वो है एक उनका जो है स्नानागार, एक बड़ा सा तालाब। पहले हमने बात की मोहनजोदड़ो में हमें ये तालाब के अवशेष मिले हैं। तो मैप में हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ है हमारा मोहनजोदड़ो। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो हमें अवशेष मिले वो किसके अवशेष मिले हैं, महान स्नानागार के, एक बड़े से तालाब के। अब इसको बनाया कैसे गया था इस तालाब को? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर इस्तेमाल किया गया था। प्लास्टर आप समझते हैं, प्लास्टर एक सफ़ेद जो है चूरन सा होता है। तो ईंटें और उस प्लास्टर का जो है प्रयोग करके इस तालाब को बनाया गया था। और ज़मीन में इसका जो है पानी का रिसाव ना हो उसके लिए इसकी जो तली थी, इसका जो बेस था, उस पर जो है तारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तारकोल आपने देखा होगा, काला एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अगर उसका लेप कर दिया जाएगा उसके ज़मीन में तो क्या होगा, पानी जो है वो नीचे ज़मीन के नीचे रिसेगा नहीं, पानी उस तालाब में भरा रहेगा। तो इस तरह से वहाँ पर जो है उन्होंने तालाब बनाया था। मोहनजोदड़ो में हमें इसके अवशेष मिले हैं। अब इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और कमरे भी बनाए गए थे। अब जो ये तालाब हमें मिला, देखिए आप यहाँ पर इमेज देख लीजिए, इस तरह से वो तालाब था। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं। तो उस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। आसपास जो है कमरे बनाए गए थे। इनका कुछ ना कुछ, भाई कमरे बनाए गए हैं तो इनका भी कुछ काम होगा। कमरे ऐसे थोड़ी ना बना दिया जाए। हो सकता है भाई वो लोग क्या करते हैं, वहाँ कपड़े चेंज करने के लिए
या कोई अनुष्ठान करते हों, इस तरह से सब लोग मिलकर इकट्ठे होते होंगे किसी विशेष अवसर पर, तो उस तालाब में नहाते होंगे सब लोग। जैसे हम लोग देखते हैं कि धार्मिक मान्यताएं होती हैं, लोग कहते हैं गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, सभी लोग जो है गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। तो उस समय के जो नगर थे वहाँ भी इस तरह की धार्मिक मान्यताएं हम कह सकते हैं कि प्रचलित थी। इस तरह के तालाब थे जहाँ सामूहिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जाता होगा। अब इसको भरेंगे कैसे? इसको भरने के लिए ये लोग पानी लेते थे कुएं से। इस सभ्यता में हम देखेंगे कि घरों में भी हमें कुएं मिलेंगे, तो कुएं से, आसपास कुआं भी होगा इसके, और इस कुएं से ये लोग पानी लाते होंगे इसको भरने के लिए, और इसके उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। देखिए, ये हमेशा नहीं भरा रहता था। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग ये लोग विशिष्ट अवसरों पर ही करते थे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये नहीं है कि भाई एज ए स्विमिंग पूल इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आएगा कभी भी डुबकी लगाएगा, नहीं। ये सभ्यता के लोग इसको किसी विशेष अवसर पर, हो सकता है कुछ धार्मिक इनके कार्यक्रम हो, तब ये लोग इसमें नहाने के लिए इसका प्रयोग करते हो। लेकिन जब इसका प्रयोग नहीं करना होता था तो ये क्या करते थे, इसको खाली भी कर देते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में हमें अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के हमने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब हम जो तीसरा जो नगर देख रहे हैं वो क्या है, इसका स्थान जो है वो कालीबंगा और एक है लोथल। कालीबंगा है वो राजस्थान में है, और जो लोथल है वो गुजरात में हमें मिला है। यहाँ पर हमें जो अवशेष मिले वो अग्निकुंड के मिले हैं। अग्निकुंड मतलब जिसका प्रयोग हम यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह करने के लिए करते हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। देखिए, अग्निकुंड मिले तो हमने क्या आइडिया लगाया कि भाई ये लोग हवन भी करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार भी मिले। भंडार गृह मतलब जहाँ पर ये लोग अपना अन्न इकट्ठा करते थे, खाने की चीज़ें जो है वो स्टोर करते थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें इनके भंडार गृह के अवशेष भी मिले हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, कैसे इनके घर होते थे, कैसे इनकी सड़कें होती थी, जो नालियाँ थी सड़क में वो किस तरीके से बनाई जाती थी नगर में। इन नगरों के घर जो है वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। देखिए, इनके घर 1 मंजिले भी थे, 2 मंजिले थे, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। बड़ा सा जो है एक आंगन होता था, फिर जो है इसके चारों ओर जो है ये लोग कमरे बनाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखिए, घर में क्या है, घर में सारी फैसिलिटी है। इतने समय पहले भी हम देख रहे हैं कि घर में जो है स्नान घर भी है, आजकल हम बाथरूम बोलते हैं जिसको, और घर में जो है पानी की सुविधा के लिए कुएं भी है। कुछ नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब जो है देखिए, घर में स्नानागार भी है, वैसे भी ये लोग पानी का जो भी घर में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका था कि किस तरह से जो गंदा पानी है उसको घर से बाहर निकालना है। तो नालियाँ बना रखी थी, नालियाँ जो है वो सीधी लाइन में बनाई जाती थी, और नालियों में ढलान भी था। ढलान किस लिए बनाया जाता है? ताकि पानी जो है वो ईजिली बहकर चला जाए। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। घर की जो छोटी छोटी नालियां हैं, फिर बाहर जो सड़कों की नालियां हैं, वो जो है आपस में जॉइंट थी, मिली हुई थी, और बाद में वो कहाँ जाकर मिल जाती थी, जो है नगर के बाहर जो बड़े बड़े नाले थे उनमें जाकर वो गिर जाती थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर है, उनकी जो नगर योजना आपका देखोगे तो बहुत सुनियोजित थी। बहुत ही अच्छे तरीके से उस समय के जो घर और उनका जो सिस्टम था वो बनाया गया था। अब इन लोगों के घर जो है वो हमने देखा कि एक आंगन है, उसके चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। इन लोगों के 2 मंजिले जो घर हमने देखे, जो नीचे वाली जो मंजिल होती है उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। हड़प्पा के जो लोग थे वो प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखते थे। इनका जो घर है वो भी इस तरीके से बनाया जाता था कि जो मेन गेट है, अगर बाहर से जो मेन दरवाज़ा है उसमें कोई अंदर झाँकेगा तो घर के अंदर का इनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब ये लोग प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखते थे। देखिए, इतने साल पहले भी कितनी सुनियोजित ये नगर व्यवस्था थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए जाते थे। मेन हॉल मतलब
उनको खोलने के लिए, ताकि इनके ज़रिए क्या किया जाए, उनकी देखभाल की जाए और साफ़ सफाई भी की जा सके। आजकल हम देखते हैं ना, शिविर देखते हैं जैसे सड़कों पर, उसमें जगह जगह पर जो है वो बड़े बड़े बॉक्सेस से बने होते हैं। जब कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, उनको खोल के जो है वो सफाई कर्मचारी उनकी सफाई करते हैं। तो हड़प्पा के जो नाले थे वो भी इसी तरीके से बनाए गए थे, उनमें भी मेन होल बनाए गए थे ताकि उनकी सफाई का भी ध्यान रखा जा सके। सड़कों का निर्माण जो है वो योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। इनकी जो सड़कें थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती थी। वो भी क्या है, एक ग्रिड पद्धति के अनुसार वे बनाई गई थी। इस तरह से जो है समकोण एक दूसरे को आकर काटती थी सड़कें। बहुत अच्छे तरीके से इनकी पूरी जो सभ्यता थी उसमें सड़कें बनाई गई थी। अब हम देखेंगे कि इनकी नगरीय जीवन था, नगर के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः शासक थे। देखिए, नगर योजना इतनी अच्छी है, इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, तो बड़े सुनियोजित तरीके से जब ये काम कर रहे हैं तो इनके पीछे क्या है कि भाई बड़ी हलचल रहती है, कोई ना कोई काम चलता रहता है नगर में। और जो भी ये इमारतें बनवा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, ये कौन बनवाते थे, यहाँ के शासक। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो व्यापार भी करते थे। ना सिर्फ जो है वो अपने ही एरिया में बल्कि बाहर के देशों से भी सामान मंगवाते थे। उसमें क्या थी, धातुएं थी, बहुमूल्य पत्थर थे और अन्य जो है कीमती कुछ चीज़ें होंगी जो ये लोग बाहर से आयात करते थे। शायद शासक खूबसूरत मनकों तथा चांदी सोने के बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। देखिए, ये इस तरह से बाहर से लोगों को भेजकर जब कोई शासक राजा जो है वो सामान मंगवा रहा है तो ये हो सकता है कि वो मन के हैं, चांदी सोने के आभूषण है वो अपने पास रखते थे। अब इनके नगरों में जो है लिपिक भी रहते थे। लिपिक का मतलब है लिखने वाले, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए हैं। देखिए, हमें जो भी अवशेष मिले यहाँ पर लिखने के, वो हमें मिले हैं मोहरों के रूप में। मोहरों के ऊपर जो है खुदाई की गई है, लिखवाया गया है, उसके हमें अवशेष मिले हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई सिर्फ लिखना अगर उनको आता है, जो भी वो लिख रहे हैं, तो सिर्फ मोहरों पर ही लिखेंगे, बाकी चीज़ों पर भी लिखते होंगे। लेकिन इतना जो है टाइम बीत गया, अब हमारे पास उसके अवशेष तो नहीं बच पाए, तो हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मोहरे जो है हमें वो मिली हैं। और नगरों में कौन रहते थे? शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। और इनके नगरों में शिल्पकार थे जो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते थे। कोई मनके बना रहा है, कोई शंख बना रहा है, कोई किसी तरह के बर्तन बना रहा है, कोई औजार बना रहा है। तो इस तरह से शिल्पकार भी यहाँ पर नगरों में हमें देखने को मिलेंगे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी के कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। देखिए, लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भी ये लोग जाते थे व्यापार के लिए। और व्यापार करने जाएंगे तो सामान तो लाएंगे ही कुछ ना कुछ, और साथ में क्या लाते थे? दूसरे देशों की किस्से कहानियाँ। मतलब जिस भी एरिया में अगर हम व्यापार करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ के लोगों की संस्कृति कैसी है, किस तरह के उनके विचार हैं, किस तरह से वो लोग रहते हैं, ये सारी भी जो बातें हैं वो भी तो हमारे ऊपर जो है प्रभाव डालती हैं। तो इसी तरह से हड़प्पा के लोग जो हैं उनका भी खूब दूसरे देशों के लोगों के साथ जो है इस तरह का मेल मिलाप होता था। बहुत सारे हमें जो है खिलौने भी मिले और हो सकता है उन खिलौनों के साथ जो है बच्चे खेलते होंगे। अब हम देखते हैं नगर और नए शिल्प। आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा के जो अवशेष हमें मिले हैं वहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। पुरातत्व विभाग को जो चीज़ वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। देखिए, पुरातत्व विभाग का मतलब क्या है? पुरातत्व विभाग एक ऐसा विभाग होता है जिनका काम होता है खुदाई करके ज़मीन में से
अवशेष निकालना पुरानी चीज़ों के, और जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में पता लगाना कि भाई ये जो चीज़ें मिली हैं इनका लोग जो है किस लिए प्रयोग करते थे। तो पुरातत्व विभाग को जो भी चीज़ें मिली हड़प्पा के समय की, वो पत्थर हैं, शंख है, तांबा है, सोना चांदी, देखिए ऐसी चीज़ें जो है हमें मिली हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी की अगर कोई चीज़ बनाई होगी तो वो तो इतने सालों तक नहीं बच पाएगी, वो तो गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो सोना धातु से कोई चीज़ बनी है वही बच पाएगी। तो पत्थर बच गए, शंख जो है वो मिले हमें, सोने चांदी की चीज़ें मिली, धातु से ये बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब जो मेन बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो औजार हैं, जो हथियार हैं, जो गहने हैं, बर्तन हैं, वो किसके बनाए गए हैं? तांबे और कांसे के। अगर आपने अभी तक नोटिस किया हो तो हमने कहीं पर भी लोहे के बारे में इस सभ्यता में नहीं सुना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शायद जो है लोहे का प्रयोग उस समय तक नहीं करते थे। इसलिए जो सिंधु घाटी या हड़प्पा या सभ्यता है, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसे का ये लोग प्रयोग करते थे, लोहे का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। देखिए यहाँ पर जो हमें बाट मिले हैं, मन के मिले हैं, वो क्या थे? बाट का प्रयोग ये लोग करते थे वस्तुओं को तोलने में। क्यों? क्योंकि ये लोग व्यापार भी करते थे। और जो मोहरें यहाँ पर हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो है मिली है, वो क्या है? वो पत्थर की मोहरें बनी होती थी, और मोहरों के ऊपर जो है चित्रकारी की जाती थी। इनके ऊपर हमें जो है जानवरों के चित्र मिले हैं। मेनली हमें जो देखने को मिले वो एक बैल का चित्र हमें मोहरों पर देखने को मिला। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। जो बर्तन हमें मिले हड़प्पा सभ्यता के, वो कैसे थे? वो लाल मिट्टी के थे, और उनके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की जाती थी वो काले रंग से की जाती थी। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब जो कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हमें? मेहरगढ़ से। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूल और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए हमें फूलदान मिला है मोहनजोदड़ो से, उसके ऊपर क्या है कि भाई वो चांदी का है, और उसके ऊपर जो है कपड़ा जो है वो लिपटा हुआ था। तो इस तरह हमें बहुत सारे अवशेष जो है हड़प्पा सभ्यता के देखने को मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। देखिए फेयांस क्या है? फेयांस भी एक तरह का जो है एक धातु की तरह, एक पत्थर की तरह एक पदार्थ होता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं था, इसको बनाया जाता था। अब वो कैसे बनाया जाता था वो हम आगे देखेंगे। उस फेयांस से जो है, फेयांस की बनी जो चरखे की तकलियाँ हैं वो हमें मिली। तकली क्या होती है? जिसके ऊपर जो है चरखे पर जो है सूत लपेटा जाता है, सूत काटते थे जो पुराने समय के लोग, तो वो हमें मिला। तो हमने ये भी सोचा, ये भी आइडिया लगाया कि भाई ये लोग क्या करते थे? सूत भी काटते थे कपड़ा बुनने के लिए। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशने या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। देखिए जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उनका वो किसने बनाई? वो किसी न किसी विशेषज्ञ ने। विशेषज्ञ का मतलब है कि भाई जब हम किसी काम को करने में जो है निपुण होते हैं, अच्छी तरह से उसको काम को जो हम कर पाते हैं, तो हम उस चीज़ के क्या हो जाते हैं? विशेषज्ञ। तो इस तरह से जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो इतने अच्छे तरीके से बनाई गई थी कि हमने ये कहा कि भाई जो भी यहाँ बना हुआ हमें मिला है वो क्या है? किसी न किसी विशेषज्ञ ने बनाया है। अब हमें जो है एक चित्र मिला था, एक मूर्ति जो है, उसको अगर हम देखेंगे कि वो इतने आकर्षक ढंग से बनाई गई कि उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दिखाई दे रही। देखिए एक जो ये तस्वीर मिली थी इसकी, देखिए ये दाढ़ी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ये पत्थर की मूर्ति हमें जो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं उनमें मिली है। तो मतलब ये था कि भाई जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई थी, बहुत ही अच्छी थी। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। देखिए इतनी अच्छी तस्वीर है तो ये तो है नहीं कि कोई भी बना देगा, वही व्यक्ति बना पाएगा ना जो उस काम को करने में अच्छी तरह निपुण होगा।
हमें यह नहीं पता कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम का प्रशिक्षण हासिल करते थे या केवल महिलाएं। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस काम को करते हों। देखिए, हमें अवशेष तो मिल गए, हमें पता लग गया कि बहुत अच्छे से ये चीज़ें बनाई गई हैं उस समय में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसी पुरुष ने बनाई है या किसी महिला ने बनाई है, या फिर हो सकता है कि दोनों ने मिलकर इस तरह के जो काम है वो किए हों। अब हमने फेयंस के बारे में पढ़ा था, तो हम देखेंगे कि जो फेयंस है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, पत्थर और शंख जो है वो तो हमें प्राकृतिक तौर पर बने हुए मिलते हैं। मतलब पत्थर हम बनाते थोड़े हैं, वो तो ऐसे ही हमें जो है नेचुरली मिल जाते हैं ज़मीन पर। जो शंख हैं वो भी हमें नदियों से, समुद्र से ऐसे हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फेयंस की, तो वो हम कृत्रिम तौर पर तैयार करते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, मतलब जो मनुष्य बनाता है किसी चीज़ को। तो वो जो फेयंस है उसको हम तैयार करते थे, बनाते थे उस सभ्यता के लोग। वो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते थे? एक तो बालू। बालू क्या होता है? बहुत ही महीन जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं बालू। पत्थरों के चूर्ण को जो है गोंद में मिलाकर उनसे बनाई जाती थी। अब जो है पत्थर है उसका जो है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके चूर्ण बना के, जो बालू है वो मिला के, और उसमें गोंद मिला के, फेविकोल जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से, तो उन चीज़ों को मिलाकर ये क्या बनाते थे? फेयंस तैयार करते थे। उसके बाद उससे कोई चीज़ बनाई और उसके ऊपर क्या करते थे? ये चिकनी परत जो है उसके ऊपर चढ़ा देते थे। अब इस चिकनी परत पर भी ये गहरे नीले और हल्के समुद्री रंग के जो है ये कलर करते थे। फेयंस के हमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई मिली हैं? मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, और छोटे छोटे बर्तन मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।